नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। किसान भाइयों, प्रत्येक मौसम अपने साथ कुछ लाभ और कुछ हानि साथ में लेकर आता है। प्रत्येक मौसम के अपने लाभ और हानियों के साथ साथ हम उनसे ये सीखते हैं कि हमें किन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। ऐसे में खेती में क्या विशेष देखभाल हमें गर्मियों के मौसम में करनी चाहिए, इस अंक में हम यही जानकारी आपको देने आए हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। नई यूरिया नीति मंजूर, समय से पहले पहुंचेगा मानसून। कृषि महोत्सव 25 मई से। मुनाफेदार अरंडी, जल एवं भूमि संरक्षण के उपाय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति 2015 को अनुमति दे दी है। इस नई नीति का उद्देश्य देश में यूरिया के उत्पादन में करीब 20 लाख टन प्रति वर्ष की वृद्धि करना और सब्सिडी होने पर खर्च में 48,000 करोड़ रुपए की वार्षिक कटौती करना है। बैठक में यूरिया के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस नीति से अगले 4 वर्ष के दौरान 2,618 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष बचत होगी, जबकि 2,211 करोड़ रुपए परोक्ष तरीके से बचेंगे। किसानों के लिए यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 50 किलोग्राम के बोरी के लिए 268 रुपये स्थानीय हटाकर रखा गया है। देश भर में लाखों किसानों की जीवन रेखा बन चुका दक्षिण पश्चिमी मानसून अब तय तारीख से 2 दिन पहले यानी कि 30 मई को केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने इसके 1 जून को केरल पहुंचने की संभावना जताई थी। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल पहुंचता है और फिर देश के बाकी हिस्सों में जाता है। आमतौर पर यह 15 से 20 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है और फिर सितंबर से यह लौटना शुरू कर देता है। पिछले वर्ष मानसून में बारिश लंबी अवधि के औसत का महज 88% रही थी और इससे देश का 30% हिस्सा प्रभावित हुआ था। मौसम विभाग ने कहा, पिछले कुछ दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी और अंडमान समुद्र के ऊपर संवहन और बारिश की गतिविधि बढ़ी है। इन परिस्थितियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून को अंडमान समुद्र पर बढ़ने में मदद मिलती है और ये 3 से 4 दिन में आसपास के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। मौसम विभाग ने अपने पहले आधिकारिक पूर्वानुमान में इस साल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून लंबी अवधि के औसत का 93% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इसमें 5% की बढ़ोतरी या गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि कृषि महोत्सव को व्यापक जन अभियान के रूप में चलाएं। महोत्सव के दौरान प्रदेश में कृषि के परिदृश्य को बदलने और किसानों की आय बढ़ाने का अभियान चलाया जाए। फसल चक्र परिवर्तन और उद्यानिकी फसलों, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए। प्रदेश में यह महोत्सव 25 मई से 15 जून तक चलेगा। कृषि महोत्सव के दौरान प्रदेश के सभी ग्रामों में कृषि क्रांति रथ जाएंगे। इनके माध्यम से कृषि संगोष्ठी, कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, उद्यानिकी किट का वितरण किया जाएगा। रथ में कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान रहेंगे। प्रदेश में 313 कृषि क्रांति रथ बनाए जाएंगे। महोत्सव के दौरान मृदा स्वास्थ्य, किसान क्रेडिट और मछुआ क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। नामांकन, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का निपटारा भी किया जाएगा। महोत्सव के दौरान राज्य स्तरीय कृषि अभियांत्रिकी मेला, राज्य कृषक उत्पादन संगठन का सम्मेलन, मत्स्य कृषकों की संगोष्ठी, राज्य स्तरीय जैविक और उद्यानिकी मेला, फसल बीमा योजना पर कार्यशाला होगी। मौसम ठीक रहा तो अगले महीने बारिश शुरू हो जाएगी। इसका पूरा लाभ उन किसान भाइयों को उठाना चाहिए जो वर्षा आधारित खेती करते हैं एवं उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इसके लिए खरीफ फसलों की बुआई के पहले खेत को गहरा तथा भुरभुरा बना दें ताकि अधिक से अधिक जल समेटा जा सके। बुआई के बाद 30-35 दिनों के अंदर डोरा चलाना जरूरी है ताकि ऊपर की कड़क मिट्टी भुरभुरी हो जाए एवं अंदर की सतह को नमी और ऊपर ना आ सके और वाष्पीकरण क्रिया पर रोक लग सके। इसका दूसरा लाभ भी मिलेगा, खेत में उपलब्ध खरपतवार भी भूमि में मिल सकेंगे। जैविक खाद की मात्रा बढ़ जाएगी। समान ऊंचाई वाली फसलों को पंक्तियों में बोना चाहिए ताकि वर्षा जल के बहाव की गति धीमी होकर जल भूमि में समा जाए। यथासंभव खेत में बुआई ढाल के विपरीत दिशा में करें ताकि वर्षा जल बहाव एवं भूमि का कटाव दोनों से बचा जा सके। ध्यान रहे कि अंतर्वर्तीय फसलों को लगाए पर जहाँ तक संभव हो खेतों को खाली पड़ती जैसा नहीं रखें। उपयुक्त विधि को अपनाकर किसान अपने खेत की मिट्टी तथा जल का संरक्षण कर सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिट्टी की। यदि आपकी मिट्टी ही स्वस्थ नहीं होगी तो आप भरपूर उत्पादन नहीं ले सकते। आपको समय समय पर अपने मिट्टी का परीक्षण करवाते रहना चाहिए। सारे वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए और अपनी मृदा परीक्षण करवाते रहना चाहिए, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में कौन सी चीज़ों की अधिकता हो रही है और कौन सी चीज़ों की कमी हो रही है। आज हम इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे आज के हमारे विशेषज्ञ। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से मृदा वैज्ञानिक हूं। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो मृदा परीक्षण है उसकी आवश्यकता क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मिट्टी है वो एक अनमोल धरोहर है जो हमें मिली है, लेकिन इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं इनका उपयोग लगातार हमारी जो फसलों का उत्पादन कर रहे हैं या हम खेती कर रहे हैं उसमें इनकी जो पोषक तत्वों की कमी धीरे धीरे भूमि में होती जा रही है। अतः मृदा परीक्षण की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। इसका कारण है जैसे कि हम खून की जांच कराते हैं उसके बाद ही हम किसी भी चीज़ों की इस्तेमाल या उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मृदा परीक्षण करके ही हम किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बात आती है कि पोषक तत्वों का जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो लगभग मिट्टी में 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी भूमि के लिए या हमारी फसलों में उपयोग के लिए अति आवश्यक होते हैं। 16 पोषक तत्वों में प्रमुख रूप से जो पोषक तत्व पहले जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं किसान भाई, वो तो हमें प्रकृति से ही बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं पौधों को। लेकिन जो प्रमुख पोषक तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी उपलब्धता क्योंकि हम जो हमारे अलग से इन पोषक तत्वों की उपलब्धता हम देते हैं क्योंकि ये भूमि से अगर नहीं मिल रहे हैं या कमी हो रही है तो हम इनको अलग से देते हैं। इसके बाद होते हैं जो द्वितीयक पोषक तत्व, उसमें कार्बन, कैल्शियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, जिंक है। इसके अलावा और भी कुछ पोषक तत्व हैं जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जिनकी 1 ppm से भी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और इन पोषक तत्वों को जब हम अगर मिट्टी का परीक्षण कराते हैं और अगर इनकी कमी पाई जाती है, वैसे तो इन पोषक तत्वों की जो भूमि में जो मात्रा हम अगर फसलों की बात करते हैं तो उसमें लगभग सुई की नोक के समान इनकी आवश्यकता होती है फसलों में, लेकिन इसकी आवश्यकता के कमी होने पर हमें फसलों में कई प्रकार की बीमारियां या कई प्रकार की समस्या दिखाई देती हैं। अब बात आती है कि मृदा परीक्षण कब कराना चाहिए। तो मृदा परीक्षण के लिए किसान भाइयों ये समय तो बहुत ही अच्छा चल रहा है ग्रीष्मकाल का, क्योंकि इस समय हमारे खेत कटाई के बाद खाली होते हैं और इस दौरान अगर हम मृदा परीक्षण के लिए नमूने प्राप्त कर लें और इनको मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाओं में भेज दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो समय पर प्राप्त हो जाएगा और हम आगामी जो खरीफ फसल है उसमें उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रीष्म काल में आपको नमूने प्राप्त करने के लिए लगभग आप खेत का इस प्रकार से निरीक्षण कर लें जैसे कि आपका एक खेत लगभग जो है 1 एकड़ का खेत है, तो 1 एकड़ या 2 एकड़ के खेत, इस तरीके के खेतों में आपका नमूने है। तो नमूने जो हैं वो आप लगभग 8 से 10 स्थानों से 1 एकड़ है और अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र है तो आपको लगभग 15 से 20 स्थानों से मृदा परीक्षण लेना है। तो मृदा परीक्षण के लिए आप सर्वप्रथम तो ऊपर की जो परत है उसमें लगभग 1 इंच की जो परत उसको साफ कर लें। उसके बाद उसको 6 इंच तक बी आकार का जो हमारा जो अंग्रेजी का बी होता है उस तरीके का एक गड्ढा बना लें और गड्ढा बनाने के बाद उस गड्ढे के ऊपर से लेकर नीचे तक
बीज की मिट्टी को आपको बाहर कर देना है और जो किनारे से ऊपर से लेकर नीचे तक 6 इंच की जो मिट्टी है उसको आप खुरपी के माध्यम से निकाल लें और उसको इकट्ठा कर लें। अब आपको बताया कि खेत में लगभग 1 हेक्टेयर खेत है तो आपको 15 से 20 स्थान, तो आपको खेतों में जिग-जैग मतलब आपको आड़े तिरछा चलते हुए खेत में कुछ 15 से 20 स्थान चयन करना है, उन स्थानों से आपको मिट्टी लेना है। तो इसी प्रकार से जो बताई हुई आपको गहराई है, इस गहराई से आपको मिट्टी के नमूने लेना है और लगभग जब 15 से 20 स्थानों से आप मिट्टी के सैंपल लेंगे या नमूने लेंगे, उन नमूने को किसी तसला या किसी पॉलीथीन के ऊपर इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद उनको अच्छी तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद ये देख लें कि कहीं किसी प्रकार की नमी तो नहीं है। अगर आपकी मिट्टी में नमी है या गीली है तो उसको आपको छाया पे सुखाना है, धूप में तो बिल्कुल ही नहीं सुखाना है, उसको छाया पे सुखाना है और छाया में सुखाने के बाद उस मिट्टी के सैंपल को अच्छी तरीके से मिलाना है। अगर वो डल्ले बने हुए हैं, मोटी है, तो उसको आपको कूट के थोड़ा सा बारीक कर लेना है ताकि बारीक करने के बाद उसके 4 भाग करें। 4 भाग जब हम करेंगे तो उसके आमने और सामने के जो 2 भाग हैं उस भाग को अपन फेंक देंगे और जो 2 भाग बचते हैं उन 2 भागों को फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करें। इस प्रकार से लगभग आप 3 से 4 बार जब इन मिट्टी के सैंपलों को मिलाएंगे और 4 भाग करेंगे, 2 भाग हटा देंगे, 2 भाग मिलाएंगे, इस प्रकार से जब 3-4 बार करते हैं तो आपकी अंत में लगभग आधा किलो मिट्टी प्राप्त होगी। जो नमूना आपने लिया है ये पूरे खेत का आपका एक नमूना होगा जिसमें कि आपको पोषक तत्वों की जांच की जाएगी और इन सैंपल को या जो नमूने आपने बनाया है इस नमूने को एक पॉलीथीन में आपको रखना है। मैं बता दूं कि इसके लिए आपको कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होगी, तो उसमें सबसे पहली बात आएगी कि हमें खुरपी की आवश्यकता होगी, तसला की आवश्यकता होगी, एक पॉलीथीन की आवश्यकता होगी, एक कपड़े की थैली की ज़रूरत होगी, रबर बैंड की ज़रूरत होगी और कुछ लिखने के लिए आपको कुछ कागज़ वगैरह की ज़रूरत होगी जिसमें आपको जानकारी देनी है। तो आपने जब नमूने इकट्ठे कर लिए, इसको एक पॉलीथीन में लगभग आधा किलो सैंपल आपका इकट्ठा हो गया, इसको पॉलीथीन में पैक कर दें। पॉलीथीन पैक करके रबर बैंड लगा दें। रबर बैंड लगाने के बाद आप इसके ऊपर एक सूचना पत्रक, जो कि किसान भाइयों को बताया जाता है कि उस सूचना पत्रक जो होता है मृदा की सूचना या मृदा से संबंधित जानकारी की, उसमें आपको सर्वप्रथम अपना किसान का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, खेत का नाम लिखना है। इसके अलावा पुरानी जो आपने पिछले समय कौन कौन सी फसल ली है, उसके बाद कौन कौन सी फसल आपने लेने के साथ उसी दौरान आपने कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करी थी, कोई अगर आपने कीटनाशक इस्तेमाल किया है, खरपतवार नाशक इस्तेमाल किया है, कौन कौन सी खादें इस्तेमाल की हैं, अगर आपने कार्बनिक खाद भी इस्तेमाल की है और अगर रासायनिक खादें भी इस्तेमाल की हैं तो उन खादों की मात्रा भी आपको बताना होगा। और इस प्रकार से किसान भाई वो सूचना पत्रक को आपको एक जो हमारा बताया हुआ मिट्टी का सैंपल जो तैयार किया उसके साथ में रखकर और कपड़े की थैली के अंदर पैक कर मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजना है और प्रयोगशालाओं में भेजने के बाद लगभग 1 हफ्ते या 15 दिन में आपको जानकारी उस मृदा परीक्षण की प्राप्त हो जाएगी, जिसके द्वारा आप आने वाले समय में अपनी विभिन्न जो खेतों में मिट्टी की जो समस्याएं रहती हैं उनका समाधान कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, भाइयों, कृषि में पशुओं का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और पशुओं का विशेष स्थान हमेशा से किसानी में रहा है। खेती किसानी में पशुओं का ध्यान कैसे रखें, इस अंक में हम आपको ये जानकारी देने आए हैं, क्योंकि पशुओं के शरीर में लू लगने के कारण पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पशुधन में कमी भी आती है और वो अपना जितना आपको मुनाफा चाहिए उतना आप उनसे ले नहीं पाते। इस बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कंटवा जी आपको जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर सुरेश कांटवा, कृषि विज्ञान केंद्र सिवनिया सीहोर से। आज हम चर्चा करेंगे कि गर्मियों के मौसम में पशुपालन
कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उनसे से अधिक दुग्ध उत्पादन हम ले सकते हैं, क्या खान पान उनका रखना चाहिए। देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है पशुओं का दुग्ध उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाता है। पशुओं को हम दिन में 3 बार पानी पिलाएं, 2 बार नहलाएं, उसके साथ साथ संतुलित मात्रा में उनको आहार दें। आहार में भी हम हरा चारे की समावेश करें, जिसमें सूखा चारा, हरा चारा, दाना उसका और उसके साथ साथ खनिज लवण भी उसमें डाल के खिलाएं पशुओं को। और उसके साथ साथ हम खाने का भी इतना ध्यान रखें कि पशु ज़्यादा वेस्टेज ना करें और ज़्यादा जहाँ शेड है उसको हम छांव देने की कोशिश करें, पेड़ पौधों की छांव दें। पेड़ पौधों के अलावा जहाँ उसका पशुशाला है उसको हम बोरी की टाट से ढकने के बावजूद भी उस पर हम पानी के छींटे लगाएं ताकि पशुओं को ज़्यादा उसका स्ट्रेस नहीं आए। पशुओं को जैसे ही स्ट्रेस आता है तो दुग्ध उत्पादन पशुओं का वैसे ही कम हो जाता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। हरे चारे में भी हम जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ हरा चारा अच्छी तरीके से हम लगा सकते हैं। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनकी हम चरी लगा के और पशुओं को खिलाएं। जहाँ पानी की कम व्यवस्था है वहाँ पे हम एजोला भी लगा सकते हैं, जो हम एजोला को छोटे से क्षेत्र में 15 बाई 3 फीट का 6 इंच गहरा गड्ढा बना के उसमें पॉलीथीन की शीट बिछा के उसमें एजोला भी पशुओं हम एजोला भी पशुओं को खिला सकते हैं, जिसके लिए 15 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 6 इंच गहराई का गड्ढा खोद के उसमें 6 इंच पानी भर के और उसमें 5 से 10 किलोग्राम मिट्टी खेत की और 5 से 10 किलोग्राम ही पका हुआ खाद डाल के एजोला का बीज छोड़ दें। 7 से 10 दिन में वो क्यारी फुल हो जाएगी, तब हम रोज़ उस गड्ढे से 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला निकाल के हम अपने पशुओं को दाने के साथ खिला सकते हैं, चारे के साथ खिला सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पशुओं का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभी हमें 2 बीमारियां जो घातक है उनका, जैसे कि गलघोटू है या दूसरी बीमारी जो है जो फरेला के नाम से हम जानते हैं, लंगड़ा बुखार के नाम से भी जानते हैं, उसका टीकाकरण हमें मई जून के महीने में यानी कि बरसात शुरू होने से पहले टीकाकरण करवाना है। और टीकाकरण से पहले भी हमें उनका पटार मारने की गोली यानी कि डिवॉर्मिंग करना अति आवश्यक है। अगर हम इतना करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हम ले सकेंगे। और संतुलित आहार के लिए हम जो भी पशु है उसको 2 किलोग्राम जीवन निर्वाह के लिए दाना खिलाना है और उसके साथ साथ 2.5 लीटर दूध पे यानी कि 2.5 लीटर दूध पे हम 1 किलोग्राम दाना, जिसमें दाने में भी सभी संतुलित मात्रा में हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, जिसमें मोटे तौर से हम बात करें तो 40 से 50% अनाज वाली फसलों का दाना हो, 20 से 25% दाल वाली फसलों का और 20 से 25% जो तेल वाली फसलें हैं उनका तेल निकालने के बाद में जो खली बचती है उसको, उसके साथ साथ 100 किलो दाने पे 2 किलोग्राम नमक और 3 किलोग्राम मिनरल मिक्सर जो जिसको हम खनिज लवण बोलते हैं उसका समावेश करके मिश्रण करके हम अगर पशुओं को खिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत में हम अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है।
रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आज का हमारा यह अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यदि आप अपने सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। इसी अंक को अब मुझे समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।